सभी को नमस्कार। आज हम जो हमने एसएसटी शुरू की थी उसमें हमने 9th क्लास के 2 चैप्टर डाले हैं वीडियो बना करके। आज हम 10वीं क्लास की वीडियो बनाएंगे और हम 4th चैप्टर बना रहे हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि पहले आप एसएसटी का 4th चैप्टर करा दीजिए ज्योग्राफी का और 10th क्लास का। तो हम पहले उसी की वीडियो आज बना रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है कृषि। ठीक है, कृषि मतलब खेती कि खेती के कितने प्रकार हैं, किस तरह की खेती किस प्रकार की जाती है, कौन सी खेती भारत के कौन से राज्य में होती है और वहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहाँ पे इस पाठ में। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो केवल 10वीं क्लास में ही नहीं बेटा, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना वैसे ही आपके कितने भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर तरह की किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। छोटे जॉब के लिए ट्राई कर लो या बड़ी जॉब के लिए ट्राई कर लो। तो आप इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना। मैं वही प्रश्न जो है हाईलाइट करूंगी जो आपको जब तक आप पढ़ेंगे जब तक आप पेपर देंगे हमेशा काम आएंगे। तो अभी हम पार्ट को शुरू कर लेते हैं। ये जो कृषि है, एक तो आप ये देखिए कि भारत में जो जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पे है भारत। और भारत की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना 2/3 लगा लीजिए। ठीक है, मान लो 100 के 3 पार्ट अगर कर दिए जाए तो उनमें से 2 पार्ट मतलब 66-67% जो जनसंख्या है वो हमारी खेती पर निर्भर करती है। और अदर जो है दूसरे उद्योग हैं, कारखाने वगैरह हो गए या जॉब हो गई, नौकरी हो गई, उसमें हमारी केवल 30% के आसपास ही जनसंख्या है लगभग। तो जो खेती है ना वो हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देती है लोगों को। ठीक है, खेती क्या होती है? एक प्राथमिक क्रिया होती है। मतलब क्या किया कि हमने खेत में फसलें उगाई और उन्हीं को हम वैसे के वैसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर कारखाने में उद्योग के लिए हम उन चीजों को भेजते हैं, फिर उद्योग में जाकर के जब उनसे कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दिया जाता है तो वो एक द्वितीयक क्रिया हो जाती है। मतलब दूसरी क्रिया होगी, दूसरे नंबर का काम हो गया वो द्वितीयक क्रिया, दूसरे नंबर का काम। पहले नंबर का क्या हुआ कि खेती की, हमने फसलें उगाई, कुछ तो वैसे इस्तेमाल कर ली और कुछ कारखानों में, उद्योगों में, इंडस्ट्री में भेज दी। ये इस तरह से होता है। अब क्या होता है इस पाठ में, जो कृषि है कितने प्रकार की है ये सब हम पढ़ेंगे। तो जो कृषि है, एक होती है कृषि की केवल जीवन निर्वाह के लिए की जाए, मतलब केवल गुजारा करने के लिए की जाती है। तो उस खेती में क्या होता है कि वहां ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं होती या पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे क्या होता है जंगल को काट दिया, जला दिया और वहां पे थोड़े दिन के लिए फसल की। अब जब काट के जला करके खेती की गई है तो उर्वरता तो पहले ही कम हो जाती है। उर्वरता क्या होता है? उपजाऊ शक्ति। मतलब किसी भी जमीन में उपजाऊ शक्ति होती है तभी तो हम फसल उगाते हैं। ठीक है, उपजाऊ शक्ति का मतलब क्या होता है? किसी भी फसल को उगने के लिए जो चाहिए होता है, पोषण जो चाहिए होता है वो अच्छी तरह से होता है। जैसे हमारे शरीर को पोषण, विटामिन, खनिज सब कुछ चाहिए होता है ना, उसी तरह से उपजाऊ शक्ति उस जमीन की। ठीक है, तो एक खेती है तो केवल जीवन निर्वाह के लिए की जाती है कि जिंदा रहने के लिए हम खेती कर रहे हैं। जंगलों को काटा, जलाया, साफ किया और उस तरह से। अब इस खेती को क्या कहते हैं वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उस खेती का नाम क्या है, भारत के कौन से राज्य में उस खेती को क्या कहते हैं, विश्व के देशों में उस खेती का नाम क्या है, वो सब यहाँ पढ़ेंगे। एक खेती होती है कि बहुत मतलब बड़े एरिया में की जाती है, वहाँ पे खूब खर्चा भी किया जाता है उस खेती को करने के लिए, उपजाऊ भी मतलब जमीन बहुत ज्यादा होती है, पैदावार बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो होती है गहन कृषि। ठीक है, गहन गहन क्या होता है? बहुत बड़े लेवल्स पे करना। ठीक है, खर्चा भी बहुत ज्यादा करना, जमीन भी बहुत ज्यादा होना, ये सब गहन खेती में होता है। ठीक है, एक होती है रोपण कृषि। मतलब एक बार फसल उगा दी, वो सालों दर साल आपको, या पूरे साल साल में एक ही बार आपने बोई और वो आपको फसल देती रहती है, वो रोपण कृषि होती है। अब ये सारी कृषि भारत के कौन से राज्य में होती है, कौन से मौसम में होती है और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, यही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, वो आप यहाँ पे इस पाठ में पढ़ेंगे। तो अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। तो इस पाठ में क्या कहता है? कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। ये सच है, भारत में जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो कृषि ही है। 2/3 जनसंख्या, अब ये जो है इसको गोलदारा कर रही हूँ, आप इसको नोट करेंगे। अगर डायरेक्ट नहीं पूछेगा ना कि हमारे देश की कितनी जनसंख्या लगी, वैसे डायरेक्ट ही पूछता है, लेकिन अगर ना भी पूछे ना तो अगर आपको ये फैक्ट पता है कि 2/3 जनसंख्या मतलब 65 से 70% जनसंख्या जो है वो खेती में लगी हुई है, तो आपका प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा।
आगे क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ये प्रश्न है पूरा का पूरा कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। मैंने अभी भी समझाया था प्राथमिक कैसे है। जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न क्या होता है? खाने के लिए अनाज। खाद्यान्न क्या होता है? खाद्य मतलब जो खाने के योग्य है, और अन्न मतलब अनाज, यानी कि जो खाने का अनाज है वो उत्पन्न होता है इसमें। ठीक है, खाद्यान्नों के अतिरिक्त या विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी, मैंने बताया था ना, बहुत सारी चीजें तो हम जैसी पैदा की वैसी यूज कर लेते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उद्योगों के लिए कच्चा माल मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। निर्यात क्या होता है? जब हम व्यापार करते हैं तो एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। ठीक है, निर्यात होता है अपने देश से चीजें बाहर भेजना, मतलब बाहर दूसरे देशों में बेची जाती है। आयात होता है दूसरे देश से मंगाना। अब याद नहीं रहता है ना, तो आप आ से याद करो। आयात मतलब आया, देश में आया। ठीक है, आयात मतलब देश में आया। निर्यात मतलब गया। निर जो होता है ना, उसको बाहर निकलने के अर्थ में आप निकाल सकते हो कि बाहर निकल गया। वैसे आप इन दोनों में से, आयात निर्यात में से केवल एक याद कर लो कि आयात मतलब आया, देश में आया। ठीक है, तो आपका आयात हो गया, और निर्यात मतलब दूसरे देश में भेजना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है आयात निर्यात याद करने में। तो जो चाय है, कॉफी है, मसाले है, ये सब जो है ना देश में निर्यात किए जाते हैं, और ये आज से नहीं किए जाते, बहुत सालों से जो है वो निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, अब आप आगे पढ़ते हैं कि क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? ये आपको सर्च करना, आप खुद ही करिए। ये आपकी एक तरह से एक्टिविटी हो जाएगी कि आपको कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज बतानी है जो कच्चे माल पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, कृषि में जो कच्चा माल पैदा होता है उसमें। और आप इसके लिए जो ये आपको सर्च करना है ना, कच्चे माल पर आधारित इंडस्ट्री, आप ये सर्च करिए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए। हम आपको चेक करके भी बता देंगे कि आपने सही सर्च किया है कि नहीं किया है। ठीक है, आगे क्या कहता है, कृषि के प्रकार। ये महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट करेंगे। तो कृषि के प्रकार मतलब क्या होता है? भेद, कि किस किस तरह की होती है, वैरायटी। ठीक है, तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, पता है हमें, सदियों से कर रहे हैं। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण क्या होता है कि पर्यावरण तो चेंज हुआ ही है। पहले जनसंख्या बहुत कम थी, ठीक है, तो उसके अनुसार पर्यावरण बहुत अच्छा था, पर्यावरण बहुत खराब हो गया है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब ज़्यादा है। सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज, ये भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, कि बहुत सारे जो पहले के रीति रिवाज थे वो आज हम मानते ही नहीं है, और हमने नए अडोप्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है ना ये सब चेंज हुआ, तो खेती में भी बहुत सारा चेंज हो गया, क्योंकि आदमी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो चेंज हो जाती है। फिर आगे है कि जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं, कि हम जो है जीवन गुजारने के लिए भी खेती करते हैं, और वाणिज्य क्या होता है, व्यापार के लिए भी खेती करते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी, व्यापार इंडस्ट्री के लिए भी खेती करते हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। आगे कृषि तंत्र के बारे में बात करें। कृषि तंत्र मतलब किस किस तरह की खेती की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक तो जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, एक बहुत बड़े लेवल पे वाणिज्य व्यापार के लिए भी करते हैं, तो वो सब आगे पढ़ेंगे। आगे आपका पहला है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। ये कृषि कैसी है, क्या इसका नाम है, वो सब हम पढ़ते हैं। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। ठीक है, कि यानी कि पहले तो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब भी हो रही है थोड़ी बहुत जगह पे। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर। सबसे पहली बात, अगर आपको पेपर में है ना बहुत सारी चीजें दी जाएंगी कि जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह खेती है वो भूमि के छोटे टुकड़े पर होती है, भूमि के बड़े टुकड़े पर होती है, ये जीवन गुजारने के लिए होती है, यहाँ पे इस प्रकार की खेती होती है, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और इसमें यहाँ पे इन राज्यों में उगाई जाती है। ये सारी चीजें है ना, सब प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। तो क्या कहता है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर, मैं गोल दायरा कर रही हूँ, जो जो प्रश्न बन रहा है भूमि के छोटे टुकड़े पर होगी। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, आगे है आदिम कृषि औजारों। भूमि का छोटा टुकड़ा और आदिम कृषि औजार। आदिम मतलब प्राचीन, पुराने तरह के औजार इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो पुराने समय में इस्तेमाल होते थे। जैसे लकड़ी का हल होगा, आजकल तो लोहे का हल चलता है। डाओ, कोई खुदाई का एक है ये डाओ, और फिर खुदाई करने वाली छड़ी होती है। परिवार तथा समुदाय श्रम
की मदद से की जाती है। और क्या होता है, इसमें पूरा परिवार या पूरा समुदाय लगा होता है, ठीक है। इस खेती को करने में कोई एक बंदा नहीं करता है, पूरा परिवार या पूरा समुदाय लगा होता है, एक जगह पे करते हैं और फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। आगे क्या होता है इसमें, जो जो गोल दायरा किया उसको अच्छे से नोट करेंगे। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। कि ये जो कृषि है ना वो किस किस पर निर्भर करती है, डिपेंड किस पे है ये खेती, ये मानसून पे डिपेंड है। मानसून क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे मानसून का एक अलग से सीजन होता है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता मतलब नेचुरल जो उसकी प्रोडक्टिविटी, मतलब एक तरह से उत्पादकता कितनी है, मतलब भूमि कितनी उपजाऊ है, ठीक है। और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियां, पर्यावरणीय परिस्थितियां क्या होता है कि वातावरण कैसा है, सर्दी है, गर्मी है, किस तरह का मौसम है, वर्षा ज्यादा होती है कि थोड़ी होती है, गर्मी थोड़ी होती है कि ज्यादा होती है, ये सारी चीजें होती है वो पर्यावरणीय परिस्थिति में आती हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है कि यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, यानी कि इस खेती का नाम क्या है, कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन मतलब क्या होता है, काटना, और दहन का मतलब क्या होता है, जलाना। मतलब इसमें काटते हैं और जलाते हैं, फसल को नहीं, जंगल को काटेंगे और जलाएंगे और फिर उस जो भूमि होगी उसको खेती के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये नाम नोट कर लेंगे, ये बार बार आता है, हमेशा आता है, जब आप बड़े भी हो जाओगे ना तब भी आएगा, ठीक है। और जो बड़े हैं, जो मान लो टीजीटी पीजीटी नेट की तैयारी करने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए तो है ही उपयोगी, तो इसका नाम अच्छे से याद कर लो, कर्तन दहन प्रणाली। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं, मैंने बता दिया। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, उर्वरता मतलब उपजाऊपन, ठीक है, मतलब भूमि ऐसी हो जाती है कि उसमें फसल उग ही ना पाए, तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित क्या होते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाना, उस जगह को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना, और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। सेम तरीका वही होगा अब भी। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि जैसे ही एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे खेती के लिए जाते हैं तो पहले वाली जमीन जो है ना वो कुछ सालों के बाद फिर से उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि जो मिट्टी है ना एक नेचुरल चीज है, और जो नेचुरल चीज है ना वो अपने आप को फिर से दोबारा से ठीक कर लेती है, हालांकि टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। नेचुरल चीजें अपने आप से ठीक हो जाती हैं। और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, मैंने बता दिया। चूंकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, ये जो खेती है ना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस खेती में किसान ना तो कोई उर्वरक का मतलब क्या होता है, जो खाद वगैरह डाली जाती है ना, आजकल रासायनिक खादें आती है जो कंपनियों से बन करके आती है, कारखानों में बन करके आती है। एक होती है जैसे आपको पता है ना गोबर की खाद, मतलब जो पशुओं का गोबर होता है उसको भी जमीन में डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है जमीन में ना तो किसान खाद डालता है, ना ही कोई आधुनिक तकनीक यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती। मतलब ट्रैक्टर है, मशीनें फसल निकालने वाली है, जैसे अगर आप कुछ जो मैदानी इलाकों में वो देखते होंगे कि जैसे गेहूं निकालने की अलग से मशीन होती है, मूंगफली निकालने की अलग से मशीन होती है, तो मशीनों का इस्तेमाल इस एरिया में नहीं होता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है, ठीक है। जो गोल दायरा है ना उसको अच्छे से नोट कर लो, उत्पादकता कम होती है, यहाँ पे फसल कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब ये जो नाम है ना उनको अच्छे से नोट कर लेना, किसका नाम क्या है, और ये नाम जो है पेपर में पूछा जाता है कि असम में इस खेती को क्या कहते हैं, राजस्थान में इस खेती को क्या कहते हैं, जो काटना और जलाने वाली खेती है उस खेती का नाम क्या है, और अलग अलग स्टेट, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, और फिर विदेशों में भी क्या क्या कहते हैं, तो वो आप अच्छे से नोट करिए। फिर है कि उत्तर पूर्वी राज्यों कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मतलब इस खेती का नाम झूम कहाँ कहाँ पे है वो आप नोट करिए। झूम यहाँ पे लिखा है असम में, उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है ना हमारे, असम में, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसका नाम झूम है, और ज्यादातर इसका नाम झूम ही इस्तेमाल होता है, और कोई नाम नहीं दिया हो ना तो मैक्सिमम टाइम पे झूम ही दिया होता है। आगे हम मणिपुर में पामलू कहते हैं। पामलू कहाँ पे कहते हैं, मणिपुर में, ये नाम आप अच्छे से याद कर लेना। आगे है दीपा नाम दिया है, ठीक है। दीपा कहाँ कहाँ पे कहते हैं,
छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहां पे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहते हैं। 3 नाम अभी तक हमारे सामने आए, झूम, पामलू और दीपा। कहां कहां पे कहते हैं अच्छे से नोट करना। आगे है झूम। झूम जो है उसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं आगे कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा। इसको झूम जो है ये नाम एक फेमस है, हमेशा यही होता है, और कोई नाम ना मिले तो वहां मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मैक्सिको अमेरिका के नीचे है मैप पे, अगर आप अमेरिका देखते हैं ना, अमेरिका के नीचे मैक्सिको है, ठीक है, वहां पे इसको क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला एक देश का नाम है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका जो है उसमें है, तो वेनेजुएला में इसको क्या कहते हैं, कोनुको कहते हैं। ब्राजील में इसको क्या कहते हैं, ब्राजील देश है साउथ अमेरिका, जो साउथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वहां पे ब्राजील एक देश है, ठीक है, जहां पे कॉफी जब बहुत ज्यादा होती है तो उसमें इसको कहते हैं रोका। मध्य अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें मध्य अफ्रीका में इसको कहते हैं मसोले। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कहाँ पे है, भारत के ईस्ट में पड़ता है इंडोनेशिया देश, ठीक है, जहाँ पे सिंगापुर है, थाईलैंड है, उसके नीचे समुद्र में एक देश है इंडोनेशिया, वहां पे इसको कहते हैं लदांग। फिर है वियतनाम। वियतनाम कहाँ पे है, वियतनाम जो है भारत के तो ईस्ट में है, भारत के पूर्व में आप मैप अगर देखेंगे, और चाइना के नीचे थोड़ा सा इधर पड़ जाता है, थाईलैंड वगैरह के पास में, वहां पे इसको रे कहते हैं, ठीक है। भारत में भी, अब हमने विदेशों के नाम नोट करे, मैं एक बार फिर से गोल दायरा करती हूं। पहला नाम था मिल्पा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में से शुरू हो रहा है। फिर है कोनुको जो कि वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में, मसोले मध्य अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया में, और रे वियतनाम में। ये नाम नोट कर लेना। और इससे पहले हमने पढ़ा था झूम कहाँ पे कहते हैं, पामलू कहाँ पे कहते हैं, और दीपा कहाँ पे कहते हैं, ठीक है। अब भारत के स्टेट जो है ना, भारत के राज्य, उनमें भी अलग अलग नाम है, उनको मैं गोलदारा करके बताती हूं। तो पहला यहां पे दिया है कि बेबर या दहिया, ये नाम कहां पे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में। अगला नाम है पोडू अथवा पेंडा, ये है आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद है पामा डाबी या कोमान या बरीगा, ये 3 नाम हैं, इन तीनों में से कोई भी एक नाम हो तो ये है उड़ीसा। खेती का प्रकार वही है, नाम अलग अलग हैं। अगला है आपका कुमारी, नाम यहाँ पे दिया है, ये पश्चिमी घाट पे होती है। फिर है वालरे या वाल्टरे, ये कहाँ पे होती है, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है, ठीक है, जो राजस्थान का पहाड़ी एरिया है वहां पे होती है, जैसे झालावाड़, बारां, ये सब जिले जहां पे है ना, वहां पे होती है राजस्थान में। आगे है खिल, खिल नाम दिया है, खिल नाम इसका कहाँ पे है, हिमालयन क्षेत्र में, हिमालय पर्वत में। उसके बाद है कुरुआ, कुरुआ कहाँ पे कहते हैं, झारखंड में कहते हैं। और उसके बाद है झूम, झूम तो मैंने पहले बता ही दिया, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां पे इसको झूम कहते हैं। उसके आगे है रिंझा, असम में एक एक्टिविटी सी है, आप यहाँ पे समझेंगे, एक छोटी सी कहानी सी है, आप उसको सुनिए ध्यान से। रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। रिंझा एक लड़की का नाम है और वो असम में रहती है। असम में डिफू एक क्षेत्र का नाम है, एक जगह का नाम है, वहां पे अपने परिवार के साथ रह रही है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। रिंझा जो है वो अपने परिवार को देख रही है कि उसका परिवार जो है वो भूमि का टुकड़ा साफ कर रहा है, मतलब जंगल को काट रहा है और जला रहा है, और वो खुश हो रही है लड़की, ठीक है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, वहां पे सिंचाई कैसे होती है, क्योंकि वहां पे नदियां हैं बहुत सारी, तो नदियों में क्या करते हैं, बांस का टुकड़े की पाइप बनाई जाती है। पाइप जो होती है ना वो बांस की बनाई जाती है वहां पे, और वो बांस का टुकड़ा जो होता है वो पाइप होती है वो लगा देते हैं, और उसमें जो है ना सुराख कर देते हैं, फवारा सिस्टम बना देते हैं, और उस पाइप में से फवारे से वहां पे सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि बांस के नाले के द्वारा जो सिंचाई होती है ना, उसमें वो मदद करती है अपने परिवार की। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है, ठीक है, वो जहां पे रहती है उससे उसका लगाव है। जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, मतलब उस जगह को वो छोड़ना नहीं चाहती, वहां पे रहना चाहती है लगातार। परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो वहां पे रहना चाहती है। कहने का मतलब ये है
कि वो वहां पे रहना चाहती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि थोड़े दिन के बाद इसकी जो उर्वरता है ना, जो उपजाऊपन है वो कम हो जाएगा और हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। वो ये नहीं जानती है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नई भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। ठीक है, ये इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती है। आगे क्या कहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है। तो आपने पढ़ाई आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है। ये आप नीचे कमेंट में लिखिए और मैं आपको बताऊंगी आपने सही उत्तर दिया कि नहीं दिया। आगे, क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं। आपको उन फसलों के नाम ढूंढने हैं जो इस प्रकार की खेती में उगाई जाती हैं। ठीक है, आप ये सर्च करेंगे। उसके बाद अगली खेती आपकी है गहन जीविका कृषि। हमने एक खेती पढ़ी है कर्तन एवं दहन प्रणाली यानी कि झूम खेती। अब हम पढ़ेंगे गहन जीविका कृषि। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, और ये कौन कौन से स्टेट में होती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब इस एरिया में जनसंख्या बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। ये श्रम गहन है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे परिश्रम बहुत करना पड़ता है इस खेती में, यानी कि बहुत ज्यादा मजदूर चाहिए होंगे एक तरह से आपको। जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश, कहने का मतलब क्या है, निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि खर्चा करना किसी काम को करने के लिए। तो खेती में भी तो इन्वेस्टमेंट होता है ना। खेती करने के लिए आपको खाद खरीदनी पड़ती है, पानी जब लगाते हैं तो बहुत बार पानी जो है वो नहरों से नहीं भी मिल पाता, तो पानी खरीदना भी पड़ता है, तो बीज खरीदना पड़ता है। ये सब निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है खेती में। तो वो किस किस प्रकार का होता है, जैव और रासायनिक होता है। ठीक है, जो एक तो नेचुरल हो गया और एक केमिकल का हो गया। जैसे आप स्प्रे करते हैं ना खेत में, कीटनाशकों को छिड़कते हैं, तो वो रासायनिक तरीके से ही बनाए जाते हैं, तो वो रासायनिक केमिकल वाला इन्वेस्टमेंट हो गया। और सिंचाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंचाई, मतलब आप ये प्रश्न नोट करिए, ये प्रश्न पूरा का पूरा एक ही प्रश्न बन जाता है कि जहां गहन खेती होती है वह जनसंख्या ज्यादा है, ये श्रम गहन है, मतलब बहुत ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है, परिश्रम बहुत करना होता है। यहाँ पे जैव रासायनिक निवेश, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और सिंचाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है इस खेती में। ये चार जो गोल दायरे है ना, इसको दिमाग में बैठा लो। फिर आगे क्या है, क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो आपको उन राज्यों के नाम ढूंढने हैं। वैसे इस पाठ में आगे आ भी जाएगा, थोड़ा मैं बता भी दूंगी। फिर है भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। इसमें मतलब हमें क्या समझना है, भूस्वामित्व, भूस्वामित्व क्या होता है, भूमि का मालिकाना हक। ठीक है, जैसे आपके पिता के पास एक जमीन है, और अगर आप अपने पिता के 2 बेटे हैं तो आप में जमीन बट जाती है। ठीक है, तो यानी कि अगर 10 किले थे, 10 बीघा जमीन अगर थी, तो वो 5-5 में बट गई, 2 बच्चों में। और अगर उन बच्चों के भी 2-2 बच्चे हो गए, तो एक जने के पास जो 5 आई थी, अब वो 2.5-2.5 किला बच जाएगी। अब मान लो उनके भी 2-2 हो गए, तो फिर 2.5-2.5 के बाद और कम हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, इस एरिया में जो ये गहन खेती हो रही है, इसमें जो जमीन का मालिकाना हक है, उसमें विरासत के अधिकार के कारण, क्योंकि ये विरासत में मिलती है, मतलब पूर्व दादा से पोता तक ये आती रहती है। जैसे बाप बेटे को दे देता है, फिर वो अपने बेटे को दे देता है, इस प्रकार विरासत का अधिकार होता है इसमें, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिलती जाती है। इस वजह से जोतों का आकार छोटा हो जाता है। ये आपको प्रश्न नोट करना है, जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। जोत क्या होता है, जो बीजने की, खेती करने का जो टुकड़ा है ना, उसको जोत कहते हैं। ठीक है, जो जमीन है उसको जोत कहते हैं। वो लगातार छोटा होता जा रहा है और अलाभप्रद, यानी कि लाभदायक नहीं रह गया। मतलब एक छोटे एरिया पर खेती करना और एक बड़े एरिया पर खेती करना में बहुत अंतर होता है। छोटे एरिया पर खेती करने में फायदा नहीं होता है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या है ये, कि जमीन का आकार छोटा हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी बंटने के कारण, और वैकल्पिक रोजगार नहीं है। वैकल्पिक रोजगार का मतलब क्या है, खेती के अलावा कोई और काम है ही नहीं उनके पास, कोई और रोजगार नहीं मिल रहा। इस वजह से वो खेती पर पूरा डिपेंड है कि खेती से ही हमें पेट भरना है। इस वजह से क्या होता है कि सीमित भूमि, यानी कि थोड़ी सी जमीन के टुकड़े से अधिकतम पैदावार वो लेना चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी वो चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा खाद डाल देंगे,
बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे और इसका नतीजा ये होता है कि आने वाले समय में वो ज़मीन जो है वो खराब होती जाती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। ठीक है, दबाव तो आएगा ही, क्योंकि छोटे टुकड़े से बहुत ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं। फिर अगली कृषि है वाणिज्यिक कृषि। दो कृषि हमने पढ़ ली, झूम कृषि पढ़ी और गहन कृषि पढ़ी। सबकी विशेषताएं आप विशेष रूप से याद रखेंगे और ये विशेषताएं देकर के ही पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। अगला है वाणिज्यिक कृषि, यानी कि जो व्यापार के लिए की जाती है ऐसी कृषि जिसमें नकदी फसलें उगाई जाती है, जैसे फसल को बेचा और बेचते ही आपको पैसा मिल गया। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण हमेशा याद रखिए। आधुनिक निवेश, आधुनिक निवेश क्या होता है? मॉडर्न इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने अभी समझाया था आपको कि खेती करने के लिए जैसे खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, तो पैसा खर्च होता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये जो कृषि है वाणिज्यिक कृषि, इसमें मॉडर्न इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, मतलब ऐसे बीज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो ज्यादा पैदावार देते हैं। रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं इस खेती में। ठीक है, और कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं। आप ये तीनों जो मैंने गोल दायरा किया है ना, इसको नोट कर लो। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट है और मॉडर्न इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? ज्यादा पैदावार देने वाले बीज, केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक आते हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा पैदावार प्राप्त होती है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। कि कृषि का जो वाणिज्यीकरण का मतलब क्या होता है? व्यापारीकरण जो है वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से वो हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा पंजाब में चावल जो है वो वाणिज्य की फसल है। जो हरियाणा और पंजाब है ना, उसमें जो चावल है वो व्यापार के लिए उगाई जाती है, परंतु उड़ीसा में वो जीविका के लिए, जीविका फसल है। ठीक है, क्या अंतर है इस चीज में? बर्फ फसल एक ही है चावल, लेकिन हरियाणा और पंजाब में उसको खाते कम है, बेचते ज्यादा हैं। ठीक है, व्यापार के लिए है वो। लेकिन उड़ीसा में जो है वो गुजारा ही चावल से होता है, लोग चावल ही ज्यादा खाते हैं। ये अंतर है, सेम फसल और एक ही देश में अलग अलग तरीके से। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? जैसे हमने चावल को देखा ना, वैसे ही आपको कोई ऐसी फसल ढूंढनी है जो फसल किसी एक राज्य में तो पेट भरने के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरे राज्य में वो व्यापार के लिए या फायदे के लिए इस्तेमाल होती है। ये सब आपको ढूंढना है। फिर रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। अब वाणिज्यिक खेती जो पढ़ रहे थे ना, उस वाणिज्यिक खेती में रोपण खेती की बात हो रही है। ठीक है, रोपण खेती भी वाणिज्यिक खेती का ही एक प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में, इसको आप विशेष रूप से नोट करिए, ये विशेषता है कि एरिया जो होगा ना वो बहुत बड़ा होगा और एक फसल उगाई जाएगी। बहुत बड़े एरिया में केवल एक फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरावृष्ट यानी कि इंटरफेस है। ये जो है इंडस्ट्री और खेती के बीच में एक बीच का काम करता है, बीच का जगह का मतलब काम करता है। कैसे करता है वो आगे समझ लेते हैं। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ये हमने पढ़ ही लिया। व्यापक मतलब बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, यानी कि यहाँ पे अत्यधिक पैसा खर्च करना पड़ता है और बहुत ज्यादा मजदूर चाहिए होते हैं इस प्रकार की खेती में। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। क्या कहते हैं कि रोपण कृषि में जो भी पैदावार होगी वो इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होगी। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें। आपको ये नाम याद करने हैं कि रोपण जो फसल है ना, उसमें कौन कौन सी फसल आती है, रोपण खेती में कौन कौन सी फसलें आती हैं, उनके नाम अच्छे से याद कर लोगे, पेपर में आएगा। बताइए इनमें से कौन सी फसल रोपण फसल है? तो आप चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला, चारों पांचों नाम अच्छे से याद कर लेंगे कि कौन कौन सी रोपण फसल है। आगे है असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। पेपर में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चाय जो है वो कहाँ की रोपण फसल है, तो वो है असम की और उत्तरी बंगाल की। फिर है कॉफी, कॉफी कहाँ की रोपण फसल है? कर्नाटक की। ये प्रश्न है, यूं के यूं याद कर लो, क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। इसमें क्या है कि रोपण कृषि में जो उत्पादन होता है ना वो केवल बेचने के लिए होता है। फिर है कि भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दक्षिणी भाग में
भारत का जो दक्षिणी भारत है ना, वहां पे कौन सी फसल की सबसे ज्यादा रोपण कृषि होती है? केले की। ठीक है, और इसीलिए वहां पे क्या है, परिवहन और संचार के साधन बहुत ज्यादा विकसित हैं, या परिवहन और संचार के साधन होने की वजह से वहां पे ये खेती की जाती है। उद्योग धंधे हैं वहां पे बहुत ज्यादा, और बाजार भी है, इसलिए ये खेती वहां पे की जाती है, साउथ इंडिया में केले की खेती। आगे है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप क्या होता है कि कौन से मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, उसको कहते हैं शस्य। शस्य का मीनिंग क्या है? शस्य का मीनिंग होता है फसल, और प्रारूप मतलब पैटर्न। फसल का पैटर्न कैसा है कि कब कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन से मौसम में, वो सब ये होती है। ठीक है, शस्य प्रारूप, फसल का पैटर्न। ठीक है, कि आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे कि भारत में किस किस प्रकार की जमीन है, पहाड़ी है, मरुस्थल है, ये सब चीजें, और भारत की कल्चर कैसी है। तो आपने ये सब पढ़ा है कि बहुत ज्यादा विविधता है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। जो भारत की जमीन है ना, कि जहाँ पे जिस तरह की जमीन होगी, जिस प्रकार की कल्चर होगी, वहाँ पे उसी तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत का जो फसल का पैटर्न है ना, खेती का जो पैटर्न है, प्रारूप है, शस्य प्रारूप है, वो सारा का सारा भारत की जमीन पर कि कहाँ पे कैसी है, और भारत की जो कल्चर है उस पर डिपेंड करती है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। कितनी शस्य ऋतु हैं, ये प्रश्न है यहाँ पे। तो ये 3 है, तीनों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, जो इस प्रकार है। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। अब आपको इसमें यह नोट करना है कि रबी की जो खेती है वो कौन से महीनों में होती है, और रबी के टाइम में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। खरीफ की फसल कौन कौन से महीनों में होती है, और कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो सबसे पहले मैं एक तरीका आपको बताती हूं। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि रबी जो है ना, रबी और खरीफ किस किस तरह से उगाई जाती है। तो रबी जो है ना वो शीत ऋतु कहते हैं, जैसे सर्दी में, और खरीफ जो है ना वो गर्मी में। तो लगभग जो है ना सबको गर्मी जो है ना बहुत कठिन लगती है, सर्दी फिर भी सबको ठीक लगती है, इसीलिए तो हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं ना। लेकिन गर्मी जो है वो सबको कठिन लगती है। तो आप किस तरह से याद करेंगे? रबी मतलब इसको इसी तरह से नाम करना। शीत मतलब सर्दी की ऋतु, ठंडी ऋतु। शीत 2 अक्षर का नाम है, और रबी भी 2 अक्षर का नाम है। खरीफ 3 अक्षर का नाम है, गर्मी 3 अक्षर का नाम। वैसे गर्मी को इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन ये याद करने के लिए आप गर्मी को इसी तरह से लिखिए, शीत को इसी तरह से लिखिए। एक बात। दूसरी बात, गर्मी जो होती है वो कठिन होती है, इसलिए उसका नाम भी बड़ा है। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा कठिन लगती है, इसके लिए नाम। और यहाँ पे शायद लिखा है, ये शायद नहीं होगा, ये जायद होगा, जायद की फसल। ठीक है, इस तरह से आप याद करिए। एक होता है कि अगर आपको इसका मौसम याद हो गया ना, केवल मौसम, कि रबी कब बोई, शीत ऋतु में, खरीफ कब बोई, गर्मी की ऋतु में। तो आप क्या करेंगे, जो गर्मी के मौसम में बोई जाएगी उसको इस्तेमाल कब करेंगे आप? सर्दी की ऋतु में। तो इस तरह से याद करना आसान होता है कि अगर आपको ये याद करना है कि गर्मी के मौसम में कौन सी फसल बोई गई, यानी कि खरीफ में कौन सी फसल बोई गई। अगर आपने केवल इतना याद कर लिया कि खरीफ की फसल गर्मी में बोई जाती है, और गर्मी में जो बोई जाएगी, सीधी सी बात है कि जैसे जैसे उसको काटेंगे ना, काटते टाइम सर्दी आ जाएगी। ठीक है, और वो खाई जाएगी सर्दी में, इस्तेमाल कब होगी? सर्दी में। इसका मतलब हम याद कर सकते हैं कि खरीफ में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ में वो फसलें उगाई जाएंगी जो हम सर्दी की ऋतु में इस्तेमाल करेंगे। तो आगे है, रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। आप ये याद करेंगे अच्छे से कि बोया कब जाता है। और गर्मी की जो ऋतु है उसमें कौन सी फसल बोई जाती है? उसमें अप्रैल से जून के, उसमें जो है जो गर्मी की ऋतु में इसको काटा जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार इसको नोट कर लेंगे कि जो रबी की फसल है ना उसको अक्टूबर से दिसंबर में तो बोया जाता है, और अप्रैल से जून के बीच में इसको काटा जाता है। ठीक है, बोने का समय और काटने का समय नोट कर लो। अब कौन कौन सी फसल बोई जाती है? तो वो है गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। ये 5 फसलें यहाँ पे मुख्य रूप से यही हैं। आप इनको याद कर लेंगे कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं।
फिर है यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, बहुत बड़े भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों यानी कि जो आपके नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं ना वहां पे, और जो नॉर्थ वेस्ट के हैं वहां पे बोई जाती हैं। कौन कौन से हैं नॉर्थ में? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। जो नॉर्थ के स्टेट है उनको याद कर लो आप, वहां पे ये फसलें बोई जाती हैं। गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। ये सारे राज्य जो हैं वो रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होती है। अभी तक हम रबी की फसल जो पढ़ रहे थे उसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से देखे हैं। हमने ये देखे कि बोया कब जाता है, अक्टूबर से दिसंबर। काटा कब जाता है, अप्रैल से जून। ठीक है, फसल कौन कौन सी हैं ये आप याद कर लेंगे। कौन कौन से स्टेट में बोई जाती हैं ये आप याद कर लेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा पेपर में बार बार पूछा जाता है वो ये है कि शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है उससे इन फसलों में बहुत मदद मिलती है। तो मतलब इस मौसम में किससे वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। कब होती है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा? शीत ऋतु में। ये सारे प्रश्न जो है वो पलट पलट के एक दूसरे से पूछे जाएंगे कि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में कौन सी वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। जो रबी की फसल है उसमें कौन सी वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। मतलब ये ही सारे प्रश्न घूम घूम के बन रहे हैं। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है ये आप जानना चाहेंगे तो आपको पता है, मान लो ये इंडिया है और इंडिया के इधर जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान के उसके बाद ईरान है। तो यहाँ पे भूमध्य सागर के जो है वो ईरान के थोड़ा सा पास में रहता है। तो भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं ईरान और पाकिस्तान से होकर के इंडिया में प्रवेश करती हैं। तो पाकिस्तान इंडिया के कौन सी दिशा में है? वेस्ट में है ना, पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम दिशा से आती है, वेस्ट से आती हैं, इसलिए उसका नाम पश्चिमी विक्षोभ है। और ये केवल सर्दी की ऋतु में आती हैं और सर्दी की ऋतु में जो फसलें होती हैं उनकी पैदावार में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर सर्दी की ऋतु में बारिश ना हो तो पैदावार बहुत कम होती है। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा इसका नाम कि भूमध्य सागर आपका वेस्ट में पड़ता है इंडिया के, वहां से हवाएं उठती हैं, ईरान और पाकिस्तान से होकर के इंडिया में आती हैं और उनसे वर्षा होती है। और उसकी वजह से जो शीत ऋतु यानी कि रबी की फसल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपको भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सेब की खेती जो होती है वो इस बारिश की वजह से बहुत अच्छी होती है। अगर ये बारिश जिस साल ना हो ना उस साल सेब की फसल जो है वो खराब हो जाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब रबी की जो फसल है ना उसकी वृद्धि हुई है। कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जो 4 स्टेट है ना यहाँ पे रबी की फसल में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। उसका कारण क्या है? हरित क्रांति। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लो। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति ये थी कि जब 1960 का दशक जो था उसमें क्या किया गया कि आधुनिक मॉडर्न बीज दे दिए गए, आधुनिक खाद किसानों को दे दी गई, ठीक है, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए और बोला गया कि आप इनको इस्तेमाल करिए, आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। और सच में बहुत ज़्यादा हुई भी। और उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? रबी की फसल। हरित क्रांति का असर सबसे ज़्यादा किस पे हुआ है? रबी की फसल पे। ये प्रश्न बनता है। और हरित क्रांति ने कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया है? तो वो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा नहीं है, और राजस्थान। यहाँ पे हरित क्रांति से बहुत फायदा मिला है। मैं हर एक लाइन में प्रश्न आपको रिपीट करवा रही हूँ, आप अच्छे से नोट करिए। आगे है खरीफ फसलें। अब खरीफ की फसल को आप पढ़ेंगे कहाँ पे उगाई जाती है, कब उगाई जाती है? मानसून जब आती है, जब वर्षा का मौसम स्टार्ट होता है तब उसके साथ साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। बेटा कहने का मतलब क्या है? अगर आपने एक याद कर ली ना, जैसे हमने क्या याद की थी कि जो आपकी रबी की फसल है वो अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है। जो फसल अक्टूबर दिसंबर में बोई उसको अप्रैल से जून में काट लिया, ठीक है। जून में आपका मानसून आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आपके नॉर्थ इंडिया में जो मानसून है वो जुलाई के आसपास आ जाती है, जुलाई के एंड तक आ जाती है। तो जब मानसून आएगी, कब आती है?
जुलाई के बाद आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस तरह से आता है। तो मानसून जब शुरू होगी तब बो लेंगे और सितंबर अक्टूबर में काटेंगे। आप एक चीज याद कर लो, चाहे रबी याद कर लो चाहे खरीफ याद कर लो, उसके बेस पे याद हो जाएगी। तो रबी अगर आपने बोला कि रबी को जो है वो अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है, तो इसको काटा जाता है उस सीजन में। इस तरह से आप याद कर लो। इस ऋतु में बोए जाने वाली मुख्य फसल आप याद कर लेंगे कौन कौन सी बोई जाती हैं। तो वो फसलें होंगी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको गर्मी में बोया है और जो गर्मी में बोएंगे उसको सर्दी में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको याद होगा कि सर्दी के मौसम में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी अगर आप करंट का अगर आप देखते हैं, जिस दिन हम वीडियो आप डालेंगे तो आप देख रहे होंगे जो मक्का है वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है, तो मक्का कब हुआ, खरीफ की फसल में हुआ, बिका अब रहा है। बाजरे की रोटी खाते हैं सर्दी में, कब बोई गई थी, गर्मी में बोई गई, तभी तो सर्दी में खा रहे हैं निकाल करके। कपास जो होती है, आप ऊनी कपड़े भी अगर पहनते हैं, वैसे सूती कपड़े भी बनते हैं इससे, तो कपास बहुत गर्म होती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मूंगफली कब खाते हो आप, सर्दी में खाते हो। ठीक है, गर्मी में बोई तभी तो निकाली और सर्दी में खाई। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे से कनेक्ट करके याद कर सकते हो। और क्या क्या बोया जाता है, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द और सोयाबीन भी बोया जाता है खरीफ की फसल में। चावल की खेती मुख्य रूप से, अब चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होती है वो नोट करिए। चावल असम में, पश्चिमी बंगाल में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। विशेष रूप से जो समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं, यानी कि तटीय क्षेत्र, कोंकण तटीय क्षेत्र हो गया, लगभग तटीय राज्य जो हैं वहां पे होती है। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है चावल होता है, बिहार में भी होता है। और पिछले कुछ वर्षों से चावल जो है वो पंजाब, हरियाणा में भी महत्वपूर्ण फसल बन गई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना कि पंजाब हरियाणा में चावल जो है वो बेचने के लिए ही पैदा किया जाता है। ठीक है, व्यापारिक फसल है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें। अब ये किस्म बताई हैं, किस्म आप याद कर लेंगे। 3 फसलें हैं धान की, कहाँ पे, असम में, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में। कौन कौन सी, नाम याद कर लो, पेपर में पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कौन सी धान की फसल है या धान की किस्म है। तो वो कौन कौन सी है, ओस, अमन और बोरो, ये तीनों नाम याद कर लो, ये धान की वैरायटी है। ठीक है, आगे है रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। मतलब एक फसल तो रबी में बोई थी, एक खरीफ में बोई थी, यानी कि एक सर्दी में बोई, एक गर्मी में बोई, और इनके बीच में एक मौसम है। ठीक है, ना गर्मी का ना सर्दी का, उसमें भी एक फसल बोई जाती है, उस फसल को कहते हैं जायद। और जायद की फसल में क्या क्या आता है, तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां। आपको याद है ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्योंकि उस टाइम पे जब मानसून आने से पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप तरबूज और खरबूजा बहुत खाते हैं, तो वो जायद की फसल है और वो उसी टाइम पे बोई जाती है। चारे की फसल होती है, सब्जी होती है, कहाँ, जायद की फसल में। गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 साल लगता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि गन्ने की फसल जो है वो कितने समय में तैयार हो जाती है, तो वो 1 साल में तैयार हो जाती है। ठीक है, हमने आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अभी हम यहीं पे बंद करते हैं। तो आज हमने कृषि की वैरायटी पढ़ ली, और कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन सी फसलें हैं, कब कौन सी बोई जाती है, ये सब हमने पढ़ लिया। कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी फसलें होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, वो सब हमने देखा। आगे हम जो भारत की मुख्य मुख्य फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।